Jai Hind everyone and welcome to Topper's Corner. So today we are going to start a series of the science that is class 10th. ठीक है, क्लास 10th के साइंस के सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें क्लास 10th के सारे चैप्टर्स कवर्ड होंगे. ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, एंड इट इज़ फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई फॉर बोथ बोर्ड्स. ठीक है, तो भाई चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 का ये पार्ट 1 है. ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट्स टुगेदर केमिकली such that underlisted things happen then we can say that reaction has taken place. तो भैया केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, क्लास 9th में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था इसके बारे में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ यहाँ से बेसिक से कि जब कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं केमिकली. कैसे? केमिकली, याद रखना है केमिकली. मतलब कि अगर हम सैंड में अगर हम सॉल्ट मिला देते हैं तब ये कोई केमिकली रिएक्शन नहीं हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ. ठीक है, बट अगर मैं सॉल्ट मिला देता हूँ किस में, किसी भी चीज़ में, जैसे कि वाटर में. ठीक है, वाटर में, तब आप क्या कह सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ. या फिर मैं एसिड मिला देता हूँ किस में, बेस में, तब हम कह सकते हैं कि क्या हुआ भाई, केमिकल रिएक्शन हुआ. आगे बढ़ते हैं. केमिकल रिएक्शन पता करने के लिए हुआ या नहीं हम किस आधार पर कहेंगे, उनके कुछ फैक्टर्स हैं. जैसे चेंज इन स्टेट चेंज हो जाना चाहिए. जैसे मैंने सॉल्ट सॉलिड था, उसको मिलाया वाटर में, क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया. ठीक है, अब चेंज इन कलर बदल जाना चाहिए. या तो चेंज इन स्टेट हो जाए, या तो कलर बदल जाए, या तो कोई गैस निकलने लगे, या तो फिर क्या हो, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आ जाए कोई. फॉर एग्जाम्पल आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें आप वॉशिंग पाउडर डालिए, निरमा, कोई भी वॉशिंग पाउडर डालने के बाद जब आप उसे शेक करेंगे तो आप देखेंगे जो पानी का टेम्परेचर था या जिस कंटेनर में आपने पानी लिया था उसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है. ठीक है, ज़्यादा कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं कुछ, जैसे कि बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन. जब हम मैग्नीशियम के एक रिबन को, मैग्नीशियम का रिबन बनता है, और मैग्नीशियम का रिबन एक स्पेशल रिबन होता है जो कि मिनिमम ऑक्सीजन में बर्न किया जा सकता है. मिनिमम ऑक्सीजन में, इसे जलने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, ये हमने एक एग्जांपल दिया है कि भाई अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ जब हम लकड़ी जलाते हैं तो, ठीक है, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है. क्यों? क्योंकि जब हम वुड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऐश मिलता है, राख मिलती है. ठीक है, अब इसमें रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये हम देख लेते हैं. रिएक्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. मतलब ये दो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके रिएक्शन स्टार्ट करी जाती है या फिर जो चेंज हो जाते हैं केमिकली, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं. उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज प्रोडक्ट. तो न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. मतलब जब भी रिएक्शन खत्म हो गया उसके बाद जो नए प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, नए सब्सटेंस जो बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या बने हैं उसमें से, प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट्स, वो रिएक्ट करते हैं और क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन कराने के बाद जो फाइनल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट आ गया. सिंपल सी बात है, कोई कंपनी है, कुछ सामान खरीदती है, फिर उसमें कुछ प्रोसेस करती है और फिर उसके बाद में उसमें से प्रोडक्ट निकालती है. उसी तरह से ये भी है भाई कि अगर हमें चाय बनाना है तो हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, दूध डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे. ठीक है, और उसके बाद में उसे हीट करेंगे तो ये क्या, रिएक्शन कराएंगे, और ये सारे रिएक्टेंट था, बाद में हमें क्या मिलेगी, टी मिलेगी, टी, चाय. ठीक है, और ये टी क्या होगी, प्रोडक्ट मिल गया हमारा. ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं भाई रिएक्शन को कैसे लिखना है. बहुत बच्चों को डाउट होता है और ये कोई भी क्लियर नहीं करता, सो मैं क्लियर करूँगा इसे, आराम से देखते हैं. भाई देखो, रिएक्शन को लिखने का सिंपल सा तरीका है. दो चीज़ें होती हैं, एक होता है, आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और एक होता है राइट हैंड साइड. ये आपने मैथ्स में भी सीखा होगा. राइट हैंड साइड वाले साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और LHS को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, मैथ्स में बीच में इक्वल टू लगा होता है, बट केमिस्ट्री में बीच में इक्वल टू नहीं लगता क्योंकि ये रिएक्शन है, और रिएक्शन में हम हमेशा क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं. क्या लगाते हैं, एरो. देखो इक्वल टू मैथ में लगता है, इसलिए मैंने इक्वल टू काट करके यहाँ क्या लिखा है, एरो दिखाते हैं. एरो से हम ये दिखा रहे हैं कि ये और ये जुड़ करके, क्या करके, ऐड हो करके, मतलब आपस में मिल करके क्या क्या बना रहे हैं, ये और ये, मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं.
अब ऐसा नहीं है कि दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो दो ही प्रोडक्ट बनेगा, एक रिएक्टेंट है तो दो ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर n नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो सकता है और यहाँ पर n नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स भी निकल सकता है। मतलब यहाँ दो रिएक्टेंट्स मिलके 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं, 5 प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, कितने भी बना सकते हैं, वो अलग अलग कंडीशन पे मैटर करता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है x प्लस वाई गिव्स आउट z प्लस a। बस एक एग्जाम्पल है कि भाई x और z क्या, y क्या है, रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, z और a। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एरो रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है। अब ये और ये दो तरह की एरो होते हैं, ठीक है, जो जनरली केमिस्ट्री में शो किए जाते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है भाई। तो ऐसी रिएक्शन जो इरिवर्सिबल हो, मतलब जिसे चेंज ना किया जा सके, जैसे अगर आपने लकड़ी जला दी और लकड़ी जलाने के बाद वो ऐश में परिवर्तित हो गया, किसमें, ऐश यानी राख में, तब आप राख को फिर से लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया भाई, एरो है। और एरो क्या दिखाता है, इरिवर्सिबल, जिसे हम रिवर्स ना कर सके, जिसे बदला ना जा सके, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो रिवर्स हो सके। मतलब अगर मेरे पास वैक्स है, वैक्स को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अब लिक्विड हो गया, ठीक है, बट अगर इसी लिक्विड को हम थोड़ा सा ठंडा कर देंगे या थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो फिर से सॉलिड वैक्स बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, बार 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 बार, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। आगे आते हैं भाई, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो होती है वो क्या दिखाती है, केमिकल रिएक्शन को दिखाती है। मतलब भाई कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसको हमने तो समझ लिया क्या है रिएक्शन, बट उसको लिखना कैसे है, हाउ टू राइट, या फिर हाउ टू रिप्रेजेंट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक रिएक्शन कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला है Mg है, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है O2 है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, MgO। मैं आपको फिर से कहता हूँ एक बार कि 1 से लेकर के 20 तक जितने एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, एटॉमिक नंबर के, वो सारे आप याद कर लीजिए ताकि आपको फॉर्मूले में आसानी हो, ठीक है, और उनके कंपाउंड भी बनाने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो भाई MgO2 गिव्स आउट MgO। तो यहाँ पर क्या है, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। और ये केमिकल रिएक्शन है, और कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। कैसी, इरिवर्सिबल, इसीलिए यहाँ पर एक एरो से दिखाया गया है। काउंटिंग ऑफ द LHS एंड RHS एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द रिएक्शन बैलेंस। अब आगे देखते हैं, जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें एक वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। बैलेंस मतलब अगर हम कोई तराजू है और उसमें कोई भी चीज़ तोलते हैं तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे 1 किलो का बाट यहाँ पर रखा है और 1 किलो सामान यहाँ पर रखा है, तो दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स के नंबर बराबर होने चाहिए। तो इनको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, आई विल टेल यू फर्दर, ठीक है, इसी वीडियो में। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देख भाई, पहले हमने पढ़ लिया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। अब देखते हैं, तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट, अगर मैं आधा kg मैग्नीशियम डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, और आधा kg ऑक्सीजन डालता हूँ, तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमें कितना मिलना चाहिए भाई, आधा kg मैग्नीशियम होगा, आधा kg ऑक्सीजन होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये मतलब कि 1 kg मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, कुछ इस तरह से आप मोटा मोटा समझ लो। आगे मैं समझाता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, जो टोटल मास है एलिमेंट का, मतलब अगर मैग्नीशियम का जो मास है, मैग्नीशियम अगर 1 ग्राम इसमें डाला है तो इसमें भी मैग्नीशियम 1 ग्राम होना चाहिए प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है। ऑक्सीजन अगर 2 ग्राम डाला हुआ है तो ऑक्सीजन बाद में भी 2 ग्राम मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं शरबत बना रहा हूँ तो वाटर है और उसमें मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। शुगर अगर मैं 50 ग्राम ऐड कर रहा हूँ और वाटर अगर 100 ml है या फिर 100 ग्राम है, अगर ले लो वेट के हिसाब से, तो भाई 100 ग्राम वाटर और 50 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद भी उतना ही रहेगा। शुगर 50 ग्राम ही रहेगी, कम नहीं हो जाएगी। हाँ, स्टेट भले चेंज हो जाएगा मगर शुगर उतनी ही रहेगी।
और पानी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, 150 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह से एक इक्वेशन में जब भी हम लिखते हैं इक्वेशन को, तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट बराबर क्या होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आगे आते हैं, मीन्स नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट जो होता है, हर एलिमेंट का नंबर जो होता है एटम में वो सेम होता है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भाई, सीखते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। इनिशियली वी राइट फॉर्मूला बोथ साइड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटल रिएक्शन। मतलब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रिएक्टेंट और यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका हम केवल क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और इस इक्वेशन को क्या बोल देते हैं कि भैया ये क्या हो गई, स्केलेटल रिएक्शन हो गई। क्या, स्केलेटल रिएक्शन। जैसे अपनी बॉडी में स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब हड्डी का सांचा, उसके ऊपर सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, उसके ऊपर मैस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। सबको कौन सपोर्ट करता है, स्केलेटन सपोर्ट करता है। घर बनाते समय हम पहले सांचा बनाते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केलेटन बनाएंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन की सांचा बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे उसका। आफ्टर दैट वी बैलेंस द रिएक्शन, उसके बाद हम उसे बैलेंस करते हैं। तो भैया देखते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होती है। जब हम फॉर्मूला ना लिखें और पूरा पूरा इसका नाम लिख दे, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बन गया। अब इसकी स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं भैया। जिंक का जो फॉर्मूला है वो कितना है, Zn, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लास 9th में सीखा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो कितना है, H2SO4। जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो कितना है, ZnSO4। और हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो है H2। अब इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं भाई। इसको जल्दी से जल्द मैं बैलेंस करके आपको बताता हूँ कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया जो रिएक्टेंट है, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है वही एलिमेंट प्रोडक्ट में होंगे। ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट, ये देखना ही नहीं है। तो सबसे पहले जितने भी रिएक्टेंट हो यहाँ पर, मतलब कि रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट हो हम उन्हें नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जिंक है तो जिंक नोट कर लिया, फिर हाइड्रोजन है तो H नोट कर लिया, सल्फर है तो S नोट कर लिया, O है तो हमने O नोट कर लिया। यहाँ भी वही होगा, जिंक SO और H। देखो जिंक SO और H, मतलब 4 चीज़ें इधर भी हैं, 4 चीज़ें उधर भी हैं। अब हम गिनती करना शुरू करते हैं भैया। यहाँ पर गिनती कर रहे हैं तो जिंक कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 1 है। रिएक्टेंट्स में जिंक कितना है, 1 है। अब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट में जिंक कितना है, 1 है, वेरी गुड, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है, H2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, वेरी गुड, तो ये हो गया H2, ठीक है, प्रोडक्ट में। अब देखते हैं रिएक्टेंट में S कितना है, S कितना है भैया, SO4 लिखा है तो S 1 ही है, कितना है, ओनली 1, तो S के आगे हम लिख देते हैं 1। यहाँ पर जरा देखते हैं S कितना है प्रोडक्ट में, यहाँ भी S 1 है तो यहाँ भी लिख दिया 1, ठीक है। O कितना है देखते हैं, O इसमें कितना है, O4, यानी O यहाँ 4 है और यहाँ O कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 लिख दिया। इसका मतलब जिंक में 1 1 बराबर 2 2 बराबर 1 1 बराबर 4 4 बराबर, मतलब जितना ही रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में भी एलिमेंट के नंबर हैं। सो इट इज़ दी बैलेंस्ड इक्वेशन, इसे और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात। अब लेट अस बैलेंस द गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन हम बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया। तो यहाँ पर भैया स्केलेटन इक्वेशन हम लिख लेंगे। स्केलेटन इक्वेशन मतलब केवल फॉर्मूला, ठीक है, लिख लिया हमने। वर्ड इक्वेशन मतलब इनका नाम, जैसे कि मैं आयरन लिख देता, वाटर लिख देता, फिर फेरिक ऑक्साइड लिख देता, फिर हाइड्रोजन लिख देता, तब ये हो जाता वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी हम स्केलेटन इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं भाई कैसे बैलेंस करना है। तो उसमें Fe है, H है और O है, तो वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रिएक्टेंट्स में Fe लिख दिया, एक H लिख दिया, एक O लिख दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके एक कॉलम बना लिया, छोटा सा, रफ में बना सकते हो आप, इसके नीचे बना सकते हो, कोई बात नहीं, दिखा सकते हो एग्जाम में, नो प्रॉब्लम। Fe आयरन यहाँ पर कितना है, 1 है, गुड। यहाँ आयरन कितना है, 3 है, ओ माय गॉड, 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पर H कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर H कितना है, 2 है, अच्छी बात है। यहाँ पर O कितना है, 1 है, 1 ऑक्सीजन है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 4। अब हमें आयरन को कितना करना पड़ेगा, 3, तो उसके लिए आयरन के आगे हम क्या लिख देंगे, 3, तो ये आयरन कितना हो गया, 3, तो 1 को काटो और कर दो 3 भैया, तो 3 3 ये बराबर, 2 2 ये बराबर। अभी किसका नाटक चल रहा है, ऑक्सीजन का भी नाटक नहीं पूरा हुआ है, इसका नाटक बड़ा है।
4 है यहाँ पर 4 है। अब इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 4, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 4। तो ऑक्सीजन में क्या आ गया 4, तो भैया यहाँ 1 काट के यहाँ कर दो 4। मगर इससे हाइड्रोजन की कहानी बिगड़ गई, इसका नाटक शुरू। हाइड्रोजन में कितना हो गया 4 2 जा 8, तो 2 से हट के ये कितना हो गया 8। और इस बेचारे के पास कितना हाइड्रोजन है, केवल 2 ही है। अब इस 2 को हम 8 करने के लिए क्या करेंगे 4 से हम मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 2 जा 8 हो गया, इसका भी नाटक खत्म, 8 हो गया। अब देखो भाई आयरन 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ हाइड्रोजन 8, यहाँ पर भी 8, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी 4। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई बैलेंस्ड हो गई। कैसी हो गई बैलेंस्ड हो गई। मतलब जितना यहाँ पर आयरन उतना ही यहाँ पर भी आयरन, 3 यहाँ पर आयरन 3 यहाँ आयरन, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ 8 एलिमेंट, यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 एलिमेंट, ऑक्सीजन के यहाँ 4 एलिमेंट। क्यों भाई देखो 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसको मैथ्स पढ़ी होगी थोड़ी सी है ना, मल्टीप्लाई करो तो सबके आगे 4 लगेगा, ठीक। तो 4 इंटू O यानी 4 O, यहाँ भी O 4 हो गया। समझ में आई बात। तो ये कैसी हो गई इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। कैसी बैलेंस्ड हो गई। आगे बढ़ते हैं। नाउ ओनली प्रैक्टिस इज द वे टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। अभी मैं अगर सॉल्व करूंगा बहुत सारे बैलेंसिंग तो आप कहोगे कि सर आप कैसे कर लेते हो। भाई प्रैक्टिस करो। क्या करो प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप फास्ट कर पाओगे बैलेंसिंग, ठीक है। अब देखते हैं। सो बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो बैलेंस्ड इक्वेशन वहां की जो इक्वेशन थी वो बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से मैंने लिखी हुई है अलग से, ठीक है। There are various methods to balance a reaction, but above method which we discussed is called hit and trial method. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ hit for sure, ठीक है। मतलब हिट करना है श्योर के लिए, मतलब कि एक ही ट्रायल में सही होना चाहिए, एक ही बार में आंसर सही लिखना चाहिए, ठीक है। हिट फॉर श्योर। तो देर आर वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, आप आगे चल के पढ़ते रहोगे बैलेंस करने के रिएक्शन। मगर जो अभी हमने डिस्कस किया इस मेथड को क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल। एक बार कुछ लिखो और ट्राई करो क्या सही है, नहीं सही है तो फिर काट करके फिर से लिखो। वही तो मैंने किया यहाँ पर भाई। एक बार 2 आया नहीं सही हुआ तो 8 लिखा काट कर, 2 आया 8 से हिट एंड ट्राई करो। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव वी शुड। अब देखो भाई एम होता है कि कोई भी अगर हम रिएक्शन को लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक केमिकल इक्वेशन दे सके। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा डालने के लिए हमने कुछ सिंबल्स और साइन डेवलप किए हैं, जैसा कि मैं एक बता ही चुका हूँ। एक तो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ऊपर से एक एरो लगाते हैं। एरो 2 तरह का होता है, मैं बता चुका हूँ। अब इसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें फिजिकल स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं फिजिकल स्टेट, कि भैया कौन सा किस स्टेट में है। आपको पता है 3 स्टेट होते हैं मैटर के, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस। मगर यहाँ एक स्टेट और आ जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, कोई चीज़ वाटर में जब हम डुबाई जाती है या वाटर के साथ उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं ये एक्वस है, मतलब पानी के साथ है ये, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एक्वस वर्ड का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर फिजिकल स्टेट लिखने के लिए हम सॉलिड, लिक्विड, एक्वस और गैसियस का यूज़ करते हैं। रिएक्शन की कंडीशन भी लिखनी पड़ती है कि भैया अगर चाय बनानी है तो कितने डिग्री तक गर्म करना है दूध को, ठीक है, कितने डिग्री तक। जैसे अगर मुझे चाय बनानी है और मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा। देखो यहाँ पर जैसे टी है, ठीक है, ये शुगर है और ये वाटर है। तो भैया टी कितनी हो गई, टी कैसी है सॉलिड है, टी चाय की पत्ती सॉलिड होती है। शुगर कैसा होता है सॉलिड होता है। वाटर कैसा है एक्वस है। और इसको कितने में हीट किया है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया है, तब क्या बना टी, और टी बनने के बाद कैसा है एक्वस। देख रहे हो आप कैसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है रिएक्शन से, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन जो हम लिखेंगे रिएक्शन की कंडीशन, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, टेम्परेचर लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, कैटलिस्ट लिखेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है भाई, कैटलिस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन को इम्प्रूव करती हैं, इन्हेंस करती हैं, या फिर रिएक्शन के रेट को घटाती हैं। मतलब रिएक्शन अच्छे से करवाती हैं या रिएक्शन को धीरे से करवाती हैं, स्लो कर देती हैं, बट खुद पार्ट नहीं लेती केमिकल रिएक्शन में। मतलब अगर पड़ोसी से लड़ाई हो रही है तो कैटलिस्ट वो लोग हैं या तो लड़ाई कम करा देंगे या तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ा देंगे, मगर खुद नहीं लड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली कैटलिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता नहीं है मगर रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करता है, ठीक है। रिटन एबव और बिलो एरो। अब ये चीज़ें एरो के नीचे या एरो के ऊपर लिखी जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे कि ये वाली रिएक्शन है हमारी जो हमने बैलेंस किया, उसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, 3
Fe सॉलिड है, आयरन क्या है, सॉलिड है, प्लस H2 ये गैसियस फॉर्म में है, वाटर कैसा है, वाटर वेपर के फॉर्म में है, ठीक है। गिव्स आउट Fe3O4 सॉलिड है और H2 यानी कि गैस दे रहा है तो गैसियस है। बट मोस्टली वी स्किप द फिजिकल स्टेट इंडिकेशन एंड राइट ओनली द रिएक्शन कंडीशन। मगर बहुत जगह हम क्या करते हैं भाई, ये जो कंडीशन है सॉलिड गैस ये वो ये सब थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस के बाद हम इसे लिखना छोड़ देते हैं, ठीक है। और हम क्या लिखते हैं, यहाँ का जो फिजिकल कंडीशन होता है, सॉरी जो ये रिएक्शन कंडीशन होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नहीं लिखने पर इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन। अगर ये नहीं लिखोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन इन द एनसीईआरटी में कुछ इक्वेशन दी गई हैं और जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं वो है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस है, H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। तो ये क्या देता है, CH3OH जो कि लिक्विड है, ठीक है। अब आगे आते हैं भाई, ये 6CO + 12H2O ये सनलाइट क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल आपने ये पढ़ा होगा, ये फोटोसिंथेसिस का है रिएक्शन, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाने का है ये रिएक्शन, ग्लूकोज की फॉर्मूला ये है C6H12O6, ठीक है। ये बताने वाली बातें नहीं है, ये आप क्लास 8 में ही कवर कर चुके हो। 6O2 एक्वेस यानी कि ये एक्वेस फॉर्म में आएगा और ये H2O लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, टास्क मैं आपको दे रहा हूं करके लिए जल्दी से भाई, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मैंने कुछ वर्ड इक्वेशन दी है, क्या दी है, वर्ड इक्वेशन। अब इन वर्ड इक्वेशन को आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको स्केलेटन इक्वेशन में लिखना है, स्केलेटन फॉर्म लिखना है इसका। स्केलेटन फॉर्म लिखने के बाद इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो जल्दी कर पाओगे, एग्जाम में टाइम बचाओगे और मार्क्स अच्छे ला पाओगे, ठीक है। समझ में आई बात, तो प्रैक्टिस करो आप इन तीनों इक्वेशंस को। मैं स्क्रीन थोड़ा रोकता हूँ, आप इनको नोट कर सकते हो। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे आते हैं भाई, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ द केमिकल जो रिएक्शन जो है ये हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको इतना बता दिया जाता है अभी कि भाई 5 तरह की केमिकल रिएक्शन की टाइप होती हैं, जो है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड दी रिडक्शन। हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में, और मैं आई होप कि आप भी थोड़ा सा पढ़ करके सेकंड वीडियो देखेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं तो आप अपनी ICSE, ठीक है, अगर आप ICSE बोर्ड से पढ़ते हैं तो अपनी बुक को रेफर करिए और फिर ये वीडियो देखिए, आपके समझ में आएगा। मैं बहुत सिंपली चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, सो दिस इज SK Misra here, and okay, best of luck for your exams, keep preparing and hit for hard. Okay, जय हिंद, जय भारत।